नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है डिकोड एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पर। छात्रों के जैसा आज ये पहला क्लास है आप सभी का। इसमें हम लोग जो सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल होगा वो साइंस होगी, जनरल साइंस। ठीक है, यहाँ पे साइंस एंड टेक की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जनरल साइंस की बात कर रहे हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी के जो है प्रश्न और उत्तर कराएंगे, जिससे कि आपको इसमें प्रैक्टिस होती रहेगी डे बाय डे। इसमें यूपीएससी स्पेशल हमारा जो है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ स्पेशल के लिए ये जो है हमारी जो क्लासेस अब शुरू हो रही है। इसका 01 यानी कि पहला जो है आज हम क्लास कराएंगे। इसमें कुछ प्रश्न और उत्तर कराएंगे। इसके बाद आपको नियमित रूप से लगातार इसके अंदर प्रश्न और उत्तर जो है व्याख्यात्मक रूप से मिलेंगे। तो छात्रों इसमें बराबर अब जो है निरंतर जो है अगर देखें तो कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिएगा। इन प्रश्न उत्तर को जरूर करिएगा। इससे इतनी आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे कि काफ़ी कोई हद तक देखें तो आपकी जो साइंस का जो वेटेज है वो आपके पास आपका बढ़ जाएगा, एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं छात्रों। हम लोग देखते हैं यहाँ पे समान विज्ञान के अंदर। तो छात्रों इसमें ये भी आप ध्यान दीजिएगा, हर अलग अलग परीक्षाओं से जो संभावित प्रश्न है, ठीक है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, उन सबको हम यहाँ पे हम कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको हर एक चैप्टर से विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर पर अभ्यास हो जाए आपको अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है, भौतिक विज्ञान का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व व्युत्क्रम दिखाता है छात्रों, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज लेटरल इन्वर्जन। यानी कि आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं छात्रों तो इसका मतलब होता है कि आपका दायां बाईं तरफ हो जाता है और बाईं तरफ वाला दाईं तरफ दिखाई देता है। इसी को हम लोग लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे और हिंदी में बोलते हैं पार्श्व व्युत्क्रम, मतलब उल्टा हो जाना। तो ये कैसे दिखाई देगा? प्लेन दर्पण का मतलब समतल दर्पण में ये बनेगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस पे। तो छात्रों आप सबको पता है कि ये डेली प्रैक्टिकल के रूप में अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो समतल दर्पण हमारा होता है, यानी कि जो है ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। प्लेन मिरर के अंदर राइट आपका लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट आपका राइट होता था, यानी क्षति। इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। यानी प्रश्न नंबर 1 का उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे छात्रों बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर ए होगा, लेटरल इन्वर्जन फॉर्म इन, ठीक है, जो प्लेन मिरर। मिरर ध्यान दीजिएगा छात्रों अलग होते हैं और इसमें जो हमने आपसे बताया था लेंस होते हैं वो अलग होते हैं छात्रों। इसी में लेंस के भी कई प्रकार है और जो है दर्पण के भी कई प्रकार है, दर्पण भी कई। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इसलिए हम आपको कई सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पे करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा जो प्रश्न है छात्रों, निम्नलिखित में से किसको साइड व्यू मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में आप करते रहते हैं, बारंबार इस प्रश्न को पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। साइड व्यू आपने शीशे में देखा भी होगा कि लिखा रहता है मिरर ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। यानी कि जो आप दर्पण में देख रहे हैं वो चीजें जो आपको पीछे की दिखाई पड़ रही हैं वो आपको ज्यादा करीब दिखाई दे रही हैं कि जितना कि रियलिटी में वो करीब नहीं है छात्रों। तो ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये बात आपको मिलेगी पूरे विश्व में। जितनी भी बाइक कार है आपको जनरली एक शीशा मिल जाएगा रेयर व्यू के लिए, या साइड व्यू मिरर बोलते हैं इनको। तो प्लेन दर्पण यानी समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है छात्रों, उत्तल दर्पण होता है, या उत्तल लेंस होता है। तो लेंस की तो कोई बात ही नहीं है। समतल दर्पण को भी आप हटा दीजिए, बचे कॉन्वेक्स और यहाँ पे बचा कॉनकेव छात्रों। ठीक है, तो पीछे की चीजों को हम लोगों को करीब दिखाने के लिए कॉन्वेक्स मिरर छात्रों इसके अंदर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, वो छोटा करके करीब करके दिखाता है, हमको पास कर देता है और छोटा करता है, यानी बहुत बड़े एरिया को आप करीब में देख लेते हैं। इसका नाम है उत्तल दर्पण। ये हर कार में साइड वाला ना भी रहे तो लेकिन आपको चालक के पास लगा हुआ जो दर्पण होता है छात्रों उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। अगला तीसरा जो प्रश्न है छात्रों भौतिक विज्ञान से संबंधित है, द पाथ ऑफ लाइट इज। छात्रों जो हमारा प्रकाश चलता है छात्रों वो आपसे कहता है कि वो किस तरह से चलता है, किस तरह के मार्ग का अनुसरण करता है। वो जिगजैग चलता है, ठीक है, वो ट्रांसवर्स चलता है, वो हॉरिजेंटल चलता है, वो किस प्रकार चलता है। यहाँ 4 विकल्प हैं। हमेशा एक सीधी रेखा में आपको मिलेगा, एक घुमावदार रेखा में, एक जिगजैग का मतलब टेढ़े मेढ़े मार्ग को या माध्यम पर निर्भर करता है। तो छात्रों आपको पता होता है द पाथ ऑफ लाइट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो ये करेक्ट होगा, सीधी मार्ग में। ऐसा क्यों होता है कि सीधी मार्ग में? जनरली जो लाइट है छात्रों प्रकाश होती है वो ट्रांसफर्स चलती है। आपको पता होगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश के 2 तरह के जो है नियम है इसमें। एक तरंग और कणिका सिद्धांत के बारे में शायद आपने पढ़ा भी हो। तो यहाँ पे जो नेचर है वो आपको लगाई चलता तो ये ट्रांसफर्स है, लेकिन इसकी तरंग दैर्घ्य इतनी छोटी होती है जिसकी वजह से छात्रों ये हमें स्ट्रेट फॉलो पता चलता है कि स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, इसलिए याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3 में प्रकाश का जो मार्ग होगा वो सीधा होगा, स्ट्रेट होगा बिल्कुल। इसका आंसर होगा ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, श्वेत प्रकाश किससे बना है। कितना बढ़िया प्रश्न है। व्हाइट लाइट, यानी जो व्हाइट लाइट हम लोग सन से आती हुई दिखाई पड़ रही, सूर्य से आती हुई छात्रों जो प्रकाश आपको दिखाई पड़ रहा है, उसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई सफेद जो प्रकाश है वो किससे मिलकर बना है या किन किन से मिलकर बना है। पहला कह रहा है कि 3 रंग हैं इसके अंदर। अब 3 कौन से ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा छात्रों, जानना पड़ेगा। प्राथमिक रंग कितने हैं, मूल रंग कितने हैं, ठीक है। दूसरा कहता है ये 7 रंगों से मिलकर बने हैं, जिसे हम रेनबो कहते हैं। तीसरा कहता है 5 और चौथा कहता है 8 रंग। तो आप सबको पता है छात्रों कि जो फंडामेंटल कलर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 रेनबो वाले, जिसको हम लोग विप गियोर बोलते हैं। विप गियोर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी बैगनी से शुरुआत होती है लाल तक। ये 7 रंगों के मेल से जब आप इस घटना से, जब आपको कंफर्म करना होगा कि जो सनलाइट सूर्य से आ रही है, व्हाइट लाइट है, वो आखिर कितने रंगों से मिली है, तो छात्रों एक घटना घटती है जिसको हम लोग ने पढ़ा था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्स यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश का, यानी जो व्हाइट लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो सबसे अच्छा उदाहरण है व्हाइट लाइट का। जब ये प्रिज्म के द्वारा गुजरता है तो ये अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इससे ये बात साबित हो जाती है कि इसके अंदर 7 मूल रंगों से मिलकर एक श्वेत प्रकाश का निर्माण हुआ है। यहाँ पे आपके सामने उत्तर बी होगा छात्रों। जैसा कि अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, 5वां प्रश्न है, एक आभासी जो है छवि होती है। अक्सर एक सवाल आता है कि भाई वास्तविक इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी या आभासी बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। इस प्रकार के सवाल हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला जो है टॉपिक है। ये ऑप्टिक्स का, यानी प्रकाश के अंदर आपने छात्रों पढ़ा भी होगा। इसको याद कर पाना थोड़ा सा कठिन होगा, आप लोगों के लिए समस्या करेगा, लेकिन फिर भी है, कुछ को तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपसे कह रहा है कि आभासी छवि का क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या विशेषता है। पहला कह रहा है स्क्रीन पर गठित किया जा सकता है, यानी कि इसको हम, अगर कहीं आभासी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, तो इसको हम स्क्रीन पर ले जा सकते हैं कि नहीं, यानी पर्दे पर। जैसे आपने देखा होगा कि सिनेमा में अक्सर आपको क्या होता है कि इमेज जो है वो सारी जो हीरो हीरोइन पिक्चर चलती है छात्रों, मूवी चलती है, वो प्रोजेक्टर के जरिए से आपको प्रतिबिंब सारे कहाँ मिलता है, प्रोजेक्टर पे, ठीक है, यानी स्क्रीन पर। एक बड़ा सा सिनेमा में पर्दा लगा होता है, स्क्रीन बोलते हैं उसको, जो भी बोले, वहां पर मिल सकता है। तो ये कह रहा है कि आभासी जो छवि होती है स्क्रीन पर गठित किया जा सकता है, यानी इसको हम स्क्रीन पर ला सकते हैं। दूसरा कह रहा है स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता, यानी कि एक इमेज की खासियत है, विशेषता है कि हम इसको इमेज को क्रिएट नहीं कर सकते स्क्रीन पर। तीसरा कहता है केवल समतल दर्पण द्वारा गठित किया जा सकता है। चौथा कहता है केवल उत्तर दर्पण द्वारा इसको गठित किया जा सकता है। तो छात्रों आपको बता दें कि एक आभासी प्रतिबिंब की सबसे बड़ी विशेषता है कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, यानी कि इसको हम लोग प्रतिबिंब को, यानी कि जो आभासी छवि, इसको स्क्रीन पर बनाया नहीं जा सकता। यहाँ पे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे 5 का मिल जाएगा, ऑप्शन बी कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन, यही है वर्चुअल। रियल इमेज का हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ला सकते हैं, इसको बना सकते हैं छात्रों, लेकिन आभासी को नहीं ला सकते। नेक्स्ट वन, अगला 6ठा प्रश्न कहता है गोलाकार दर्पण द्वारा बनाई गई छवि आभासी है। गोलाकार दर्पण जो हमने आपसे बताया छात्रों कि गोलाकार आपको दर्पण मिलेगा, जिसमें उत्तल मिलेगा और अवतल मिलेगा और समतल दर्पण मिलेगा। विशेष प्रकार से 3 दर्पण आपको मिल जाएंगे, लेकिन गोलाकार दर्पण द्वारा बनाई गई छवि आभासी है। दर्पण किस प्रकार का होगा, अब ये आपसे पूछ रहा है कि वो अवतल है या उत्तल है या समतल है। अब गोलाकार में आपको 2 ही तरह के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन इमेज क्या कह रहा है, फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर आर वर्चुअल, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है छात्रों, इसमें बता दिया उसने कि वो वर्चुअल है, वो आभासी है। गोलाकार पर दर्पण है लेकिन कॉन्केव है, अवतल दर्पण है या उत्तल है, या तो अवतल है या उत्तल, या इनमें से कोई नहीं छात्रों। तो दोनों में अगर हम देखें छात्रों, तो अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण, दोनों के लिए अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पर, तो दोनों की स्थिति में क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी। इसके लिए कई कंडीशन है, 5 या 6 आपने क्लॉज देखा होगा कि डिपेंड करता है कि हमने जो ऑब्जेक्ट है छात्रों वो कहाँ रखा है, अक्ष पर रखा है, अक्ष के पीछे रखा है हमने, ठीक है, यानी केंद्र के ऊपर रखा है, ये डिपेंड करता है। अलग अलग प्रकार के वक्रता त्रिज्या भी आपने पढ़ी होगी, इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, डिपेंड करता है कि अगर गोलाकार दर्पण है वो अवतल है या उत्तल, लेकिन इमेज जो बन रही है वो जनरली वो कैसी बनती है छात्रों, आभासी बनती है, कुछ कंडीशन को छोड़कर, जिसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 7वां प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है छात्रों। प्रकाश के फैलाव को प्राप्त करने के लिए रंगीन बैंड को क्या कहते हैं? देखिए कितना जनरल क्वेश्चन है, और पेपर में इस प्रकार के जब क्वेश्चंस आते हैं तो काफी कंफ्यूजन होता है। द कलर बैंड, ठीक, ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज कॉल्ड। डिस्पर्स का मतलब वही जो हमने अभी पहले बताया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है कलर्स यानी लाइट्स का छात्रों, है ना। एक प्रकाश आया, किस रंग का था? श्वेत था। व्हाइट लाइट थी, प्रिज्म से गुजरती है, स्कैटर नहीं होती, डिस्पर्स होती है, विक्षेपित कर दी जाता है 7 रंगों में। विप ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो यहाँ पे छात्रों आपको दिखाई दे रहा है इमेज यानी प्रतिबिंब होना चाहिए था। स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, कन्वर्जेंस बोलते हैं अभिसरण यानी झुकाव हो जाना। छितराव का मतलब स्कैटरिंग होता है, जैसे आसमान का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। तो छात्रों आपको बता दें इसका सही आंसर होना चाहिए स्पेक्ट्रम, यानी आपने कलर पैटर्न देखा होगा, जैसे रेनबो में विबग्योर होता है उसी तरह से आपने स्पेक्ट्रम का देखा होगा। ये अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग छात्रों बनता है। आप चाहो कि इसको बदल दो तो नहीं हो सकता। ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि वायलेट के बाद छात्रों इंडिगो होगा। इंडिगो का मतलब होता है जामुनी, वायलेट के माने होता है बैगनी। ब्लू के बाद फिर ग्रीन होगा, यानी कि नीले के बाद ग्रीन होगा, और ग्रीन के बाद छात्रों येलो होगा, येलो के बाद ऑरेंज होगा, ऑरेंज के बाद रेड होगा। यानी पैटर्न पूरे यूनिवर्सल है, यही पैटर्न बनेगा जिससे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यानी तरंगदैर्घ्य के अनुसार ही बनेगा छात्रों, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ये परिणाम है किस घटना का? इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इससे एक बात भी साबित होती है, जैसा कि छात्रों ने पहले पढ़ा कि आपको याद है कि सूर्य का प्रकाश जो आता है वो श्वेत प्रकाश, उसमें कोई रंग नहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन एक घटना घटने के बाद आसानी से। अब आप छात्रों रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष है, एक प्राकृतिक घटना है, उसमें भी आपको सतरंगी जो है एक जो इंद्रधनुष नजर आता है, रेनबो नजर आता है, वो भी इसी घटना का परिणाम है। उसमें अन्य घटनाएं भी भौतिक विज्ञान की कार्य करती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि हम एक उल्टा छवि प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वी कैन गेट एन इन्वर्टेड इमेज, यानी उल्टा। छात्रों देखिए इन्वर्टेड का मतलब होता है, यहाँ पे इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ये है, ये उल्टा है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। अगर हम अपराइट बोलते हैं तो इसको बोलते हैं सीधा। ये सीधा है, हमें ये वाली छवि की बात कर रहा। वी कैन गेट एन इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम बोथ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। देखिए यहाँ पे छात्रों लेंस और दर्पण दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेंस अलग होते हैं, दर्पण अलग होते हैं, दोनों की अलग अलग विशेषता है, इसलिए हम यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। फिर लेंस में भी दो हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और मिरर में भी छात्रों याद रखिए, दर्पण में भी अवतल, उत्तल और समतल, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, वो अलग अलग प्रकार के। तो कह रहा है कि हमें जो है इन्वर्टेड इमेज लेना है, उल्टी हमको जो है इस तरह की अगर पाना है तो हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। छात्रों आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको है, यहाँ पे दोनों हैं छात्रों, यहाँ पे बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, यानी ऑप्शन सी कॉन्वेक्स लेंस कहा गया। छात्रों याद रखिए उत्तल जो है यहाँ पे लेंस के बारे में बात किया जा रहा, और कॉनकेव मिरर के मतलब होता है अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस आपने छात्रों देखा होगा, अक्सर आपको मिल जाएगा, मोटा ग्लास होता है। जो बुजुर्ग होते हैं 40 साल के ऊपर के अगर लोग हैं, कुछ एडल्ट हैं, मैच्योर लोग हैं, तो उनको चश्मे में जो है लगा रहता है, वो आपने देखा होगा उत्तल लेंस होता है। जिनको जो है पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, आपने पढ़ा भी होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, जिनको प्रेस बायोपिया नहीं बल्कि हाइपरमेट्रोपिया नाम का रोग होता है, जिसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, उनमें उत्तल लेंस लगा होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग करके, कॉनकेव मिरर का उपयोग करके, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करके छात्रों हम लोग एक आभासी छवि को प्राप्त किया जा सकता है, यानी दिए गए प्रश्न में ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस इज, अब ये आपसे फीचर्स पूछ रहा, विशेषता पूछ रहा छात्रों। अगर आपने देखा अभी हाल ही में तुरंत हमने आपको बताया इस लेंस के बारे में, ठीक है, ये कहाँ पर आपको मिलेगा, क्या इसका यूटिलाइजेशन है। तो उत्तल लेंस होता है, केंद्र में जो है ये, बीच में कह रहा है कि मोटा है, केंद्र में पतला होता है, मोटी किनारों पर है, केंद्र में खोखला। तो छात्रों आपने देखा होगा उत्तल लेंस जो होता है वो इस प्रकार का होता है, इसे हम कह सकते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। अवतल जो होता है छात्रों, वो आपने देखा होगा बीच में जो है ये इस तरह से रहेगा, कर्व रहेगा छात्रों। यहाँ पे आप देखिएगा ये बीच में कर्व होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। ये है कॉन्वेक्स जो कि बीच से मोटा, केंद्र में छात्रों मोटा, यानी कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, थिक एट सेंटर। यहाँ पे आपके सामने ये रहा,
थिक एट सेंटर। करेक्ट आंसर आपका हो गया थिक एट सेंटर। अगला 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि एक स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकने वाली छवि को हम क्या कहते हैं। अब आप सोचिए, अच्छा का मतलब ये है, अगर इस तरह का प्रश्न भी गलत हो जाएगा तो बड़ा ही गंभीर सोचने की बात है कि भाई इस तरह के प्रश्न भी, कि देखिए एक आया था आपसे कि हम जो है 7 रंगों को अगर बिखेर दे तो हम क्या कहेंगे, जैसे स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये भी बहुत जो है छात्रों अच्छा प्रश्न है। उसी तरह से अगर हम देखें इस तरह का प्रश्न अगर आ जाए तो द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड। हम जिस जो है इमेज को, जिस हम जो है छवि को, ठीक है, जो है स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक छवि कहेंगे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। आभासी छवि कहेंगे, छोटा किया हुआ छवि, इनमें से कोई नहीं, तो आभासी छवि बोलेंगे छात्रों। यही इसकी क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। ये देखिए लिखा है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की पहचान ही यही है कि उसको हम लोग स्क्रीन पर क्या है प्राप्त नहीं कर सकते छात्रों। अगला प्रश्न है 11वां, एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि क्या है। इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। गुड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है छात्रों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक समतल दर्पण है, उस पर जो आपको पढ़ा होगा सबसे पहला प्रश्न था कि जिससे हमने क्या कहा था, लेटरल इन्वर्जन, यानी दायां बाईं तरफ आपका हो जाएगा और बाईं तरफ वाला दाईं तरफ हो जाएगा, लेटरल इन्वर्जन जिसको हम लोग ने पढ़ा था। लेकिन आप पूछ रहा है कि समतल दर्पण में जो छवि होगी वो किस प्रकार की बनेगी, आभासी होगी यानी कि वर्चुअल होगी, और सीधी बनेगी, वास्तविक होगी और सीधी होगी, आभासी और उल्टी होगी, वास्तविक और उल्टा। छात्रों देखिए, जो इन्वर्टेड वाले हैं इनको आप काट दीजिए। इतना तो आपको पता है कि जब आप शीशे में अपने आप को देखते होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाता होगा आप सीधे ज़रूर दिखाई पड़ते हैं। हाँ, आपका राइट वाला लेफ्ट होता है, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, लेकिन एक चीज़ जो रह गई वो है आपकी इमेज कैसी बनेगी, वो वास्तविक बनेगी या आभासी बनेगी छात्रों। तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। आभासी बनेगी, आप जो दर्पण में अपने आप को देखेंगे तो सीधा ज़रूर बनेगा, दायां बाईं तरफ होगा, बाईं दाईं तरफ होगा, लेकिन बनने वाला प्रतिबिंब छात्रों वो कैसा है, वो आभासी है। अगला प्रश्न नंबर 12वां आपसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर ए रियल इमेज, यानी कि आपसे कह रहा है कि वास्तविक छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। अब हमें वास्तविक छवि के लिए, अब छात्रों देखिए यहाँ पे आपको बोरियत ना हो, हम आपको साफ साफ क्लियर कर दें, आपको प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है, ये आपको खूब प्रैक्टिस करना है। और ये एक अच्छा तरीका है कि आप देखिए अभी लाइन से आपने भौतिक विज्ञान की किए, फिर आपको इसी के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी मिल जाएंगे पूरे, फिर उसके बाद बायो के मिल जाएंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। इसी तरीके से आप इसमें जुड़े रहिएगा लगातार और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, जिसमें संबंधित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहता है कि वास्तविक छवि को प्राप्त करने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी तो हमने प्लेन मिरर पढ़ लिया है। कहता है यहाँ पे कि अवतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण। दूसरा कह रहा है कि प्लेन यानी समतल दर्पण सिर्फ, या उत्तल दर्पण। केवल कह रहा है अवतल और उत्तल दर्पण दोनों छात्रों। देखिए केवल लगा दिया है उत्तल, केवल अवतल, केवल समतल, या अवतल और उत्तल छात्रों दोनों। यहाँ कॉनकेव मिरर ऑनली, अवतल दर्पण से आप सिर्फ अवतल दर्पण से, हमने आपसे बताया था करीब 6 अवस्थाएं ऐसी, जिसमें से एक ऐसी अवस्था है कि जब अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब को आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्य अवस्थाओं में आपको आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, बड़ा मिलेगा, आभासी मिलेगा छात्रों। एक अवस्था को छोड़कर जिसमें से कॉनकेव मिरर ऑनली, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि अवतल दर्पण के द्वारा आप वास्तविक छवि को प्राप्त कर सकते हैं। समतल दर्पण में छात्रों हमने आपसे बता दिया कि राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, आभासी सीधी बनेगी आपके प्रतिबिंब, लेकिन आभासी बनेगा। यहाँ पर वास्तविक बनेगा, लेकिन हमने बताया सिर्फ एक कंडीशन में। आगे छात्रों 13वां प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई आप न्यूमेरिकल नहीं है, बस एक ये आप कह सकते हैं एक थोड़ा सा एक बहुत छोटी सी गणना करनी पड़ेगी आपको। ये गणना आपके अनुभव पर निर्भर करेगी, आपके नॉलेज पर निर्भर करती है छात्रों। आपने जब दर्पण अपने घर में देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, आप उसके एक से दूरी, निश्चित दूरी पर आप वो खड़े होते हैं। दर्पण के पीछे कुछ छात्रों नहीं होता, दीवार होती है, उसके पीछे कुछ नहीं, पॉलिश है। लेकिन दर्पण में जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि जितनी दूर आप दर्पण से खड़े हैं उतनी ही दूर आपका अंदर प्रतिबिंब आपके दर्पण से दूर बन रहा। यानी कि अगर आप 1 मीटर दर्पण से दूर खड़े हैं छात्रों, तो आपका प्रतिबिंब दर्पण से 1 मीटर अंदर बनेगा। यानी अगर हम बात करें कि दर्पण और आपकी जो दूरी है 1 मीटर, तो अगर हम बात करें कि भाई प्रतिबिंब और दर्पण के मध्य कितनी दूरी होगी, तो भी 1 मीटर होगी।
अब कह रहा है कि अगर आप और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी की बात करें तो छात्रों जो दर्पण और आपके बीच की दूरी थी उसका दुगना कर दीजिएगा। अगर आप 1 मीटर दूर खड़े हैं तो आपसे पूछेगा कि आपका प्रतिबिंब आपसे कितनी दूर खड़ा होगा, तो आप कहेंगे 2 मीटर। आप कहेंगे मैं 50 फुट की दूरी पर दर्पण से खड़ा था तो मेरे और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है, तो आप कहेंगे भाई 50 फुट का है, ठीक है, 50 मीटर, जो भी आप कहेंगे। छात्रों इसी तरह पर कई सारे सवाल एग्जाम आपसे पूछे जाते हैं कि आप दर्पण की ओर अगर v चाल से बढ़ दें तो प्रतिबिंब आपका कितने चाल से चलेगा। आपसे कहता है कि अगर आप 100 मीटर दूर खड़े थे, आपने 20 मीटर दर्पण की ओर शिफ्ट कर जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब आपसे बीच में कितनी दूरी कम ले आएगा। जितना आप सरकेंगे यानी 20 मीटर आप शिफ्ट कर गए टूवर्ड मिरर दर्पण की ओर, आपका प्रतिबिंब भी 20 चलेगा आपकी ओर। अब 20 और 20 आपने क्या हुआ 40 मीटर आपने 100 मीटर से घटा दिया, बचा बीच में आपके जो है कितना, आपने जो है 100 और 100 200 था भाई। 100 मीटर आप दर्पण से दूर थे, आपसे प्रतिबिंब 200 मीटर दूर था। आप 20 मीटर दर्पण की ओर बढ़े, 100 में से 20 गया 80 बचा। उधर से आपका प्रतिबिंब बढ़ेगा, 20 आप उधर से माइनस कर दीजिए, 20 20 40 हो जाएगा। 40 आपने 200 में से घटा दिए तो 160 मीटर बचेगा, यानी आप और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 160 मीटर बचेगी। तो छात्रों कुछ इस प्रकार का ये प्रश्न है तेरा। यदि एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने, यहाँ पे आपसे कह रहा है ये समतल दर्पण है छात्रों, यहाँ पे पॉलिश कर दिया, समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी है। ये दूरी क्या है छात्रों, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है छात्रों, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर। तो इसके अंदर ये जो होगा वो आई बनेगा। आई का मतलब छात्रों होता है इमेज। ये आपसे कहेगा ये इमेज बनेगी। इस दूरी पर रखा जाए तो वस्तु दर्पण के बीच बनी की छवि के बीच की दूरी होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। आप देखिए वही बात पूछ रहा छात्रों जो हमने आपसे बताया कि आपसे कह रहा है आप दर्पण से 0.5 मीटर दूर खड़े हैं, ठीक है, दर्पण आपसे 0.5 है, लेकिन आप और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 0.5 × 2 कर देंगे आप, यानी आधा मीटर पे आप खड़े हैं तो आधा ही मीटर अंदर दर्पण के आपका प्रतिबिंब खड़ा है। दोनों के बीच की दूरी अगर आपसे पूछे यानी डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ओ, तो 0.5 और 0.5 को आप जोड़ेंगे तो ये आपका छात्रों क्या हो जाएगा 1 मीटर। ये है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। यहां पर आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी आपका होगा। इसी तरह से आप निकाल लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं इस पर। आपने दर्पणों के मध्य के बीच की दो प्रतिबिंब बनते हैं, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दो समतल दर्पण के मध्य जो है अलग अलग एंगल देगा और आपसे पूछेगा छात्रों कि इसमें भाई कौन कौन से प्रतिबिंब कितने कितने 60 डिग्री पर है, दो दर्पणों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 90 डिग्री पर है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इसके लिए संपूर्ण क्लासेस आप अगर किए होंगे तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। फिर भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम आपको ये प्रश्न कराया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा छात्रों, इसका आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस प्रदान किया जाता है। 4 चीजें, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव जो है लेंस, 4 दे दिया था। किसी ऑब्जेक्ट की बढ़ी हुई छवि प्राप्त करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। बढ़ी हुई छवि का मतलब है छोटे से बड़ा हो गया, इमेज बड़ा करके अगर आपको देखना है तो इसमें से किसका इस्तेमाल करेंगे छात्रों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहला कहता है कि अवतल दर्पण लेंगे हम और उत्तल दर्पण लेंगे, नहीं दोनों दर्पण होंगे, इससे हमें छवि बड़ी हो जाएगी। तो आपको बता दें छात्रों कि ये गलत हो जाएगा। कारण क्या है, अवतल दर्पण तो बड़ा कर देता है, लार्ज करेगा, लेकिन उत्तल दर्पण नहीं करेगा छात्रों, ठीक है, वो छोटा कर देता है, नजदीक कर देता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस अभी हम छोड़ रहे हैं। अवतल दर्पण छात्रों और अवतल लेंस, यहां ये भी काट दिया, अवतल लेंस या उत्तल लेंस ये भी काट दिया। तो छात्रों आई थिंक जो है इसमें ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इन दोनों से जो है क्या होगा छात्रों, छवि आपको बड़ी मिल जाएगी। क्योंकि जो प्रोजेक्शन होता है, लेंस लगा होता है, जो प्रोजेक्टर आप जो सिनेमा घरों में देखते हैं उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है ताकि प्रोजेक्टर पर बड़ी सी जो है आप प्रतिबिंब देख पाएं छवि को। इसलिए ध्यान दीजिए छात्रों, वहां पर उत्तल लेंस लगा होता है जो आपके छोटे छोटे चलचित्र को बड़ा कर देता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और जो आपके शेविंग मिरर होता है, चेहरा देखने वाला दर्पण होता है, वो इलाज करके दिखाता है, बड़ा करके। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का उपयोग अगर आप कर रहे हैं यहाँ पे तो जो छवि होगी छात्रों वो इनलार्ज होगी, बड़ी आपको प्राप्त होगी। 15वां प्रश्न छात्रों यहाँ पे कहता है एक स्तंभित और बढ़े हुए चित्र द्वारा बनाया जा सकता है एक सीधा, एक इरेक्ट और इनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म।
यानी कि आप सीधा प्रतिबिंब चाहिए आपको, ये मान लीजिए ये आपको चाहिए बड़ा इमेज चाहिए और सीधा चाहिए, बड़ा चाहिए और सीधा, तो केवल उत्तल दर्पण के द्वारा मिलेगा, केवल अवतल दर्पण के द्वारा मिलेगा, केवल समतल दर्पण के द्वारा। तो छात्रों यहाँ पे देखिए उत्तल और अवतल दर्पण है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। केवल समतल है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल अवतल दर्पण मेरे हिसाब से छात्रों ये सही होगा और उत्तल वाला गलत होगा, क्योंकि हमने आपसे बताया शेविंग मिरर जो होता है, गाड़ी के हेडलाइट पे जो मिरर होता है छात्रों, वो सभी क्या होते हैं, वो कॉनकेव मिरर होते हैं। अवतल दर्पण छवि को हमेशा बड़ा करके बनाता है, एक छवि एक कंडीशन को छोड़कर सभी कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनती है अवतल दर्पण से, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें कि वास्तविक छवि बनती है। अवतल दर्पण में हमेशा याद रखिए छात्रों बड़ा बनता है, इरेक्ट बनेगा, यहाँ पर सीधा आपको मिल सकता है। तो दिए गए प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन बी ओनली कॉनकेव मिरर छात्रों यहाँ पे जो होगा ओनली कॉनकेव मिरर सिर्फ जो होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही था। 16वां प्रश्न कहता है एन इमेज फॉर्म बाई ए लेंस इज इरेक्ट। अब यहाँ पे जो बात हो रही है गौर करिएगा, वो लेंस की हो रही है, नॉट ए मिरर, लेंस मिरर नहीं है, ध्यान दीजिए। लेंस इज ए इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। सच एज इमेज कुड बी फॉर्म बाई ए, किसके द्वारा, लेंस द्वारा बनाई गई एक छवि खड़ी है, ठीक सीधी है, इस तरह की छवि एक के द्वारा बनाई जा सकती है। अब आपको बताना है उत्तल लेंस बशर्ते की छवि वस्तु से छोटी हो, अवतल लेंस बशर्ते की छवि क्या हो, वस्तु से छोटी हो, अवतल लेंस बशर्ते की छवि वस्तु से बड़ी हो, और अवतल लेंस बशर्ते की समान आकार की हो। तो ये देखिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट था। कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर आप कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस जो है ये बड़ा कर देगा, लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी छवि जो हो वो वास्तविक यानी मूल इमेज से छोटी हो, मूल वस्तु से कम की हो। आप कह रहा कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटी बनाएगा। यह आपका करेक्ट आंसर है 16वें का ऑप्शन का। अगला है 17वां छात्रों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आप देख ही चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन की शुरुआत हो रही थी, ये सीरीज चलती रहेगी, इसी तरह के हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे लगातार। पूरे क्लास आप करिए जैसे भी हो छात्रों, क्योंकि देखिए आपके बहुत ही काम आने वाला। अक्सर दैनिक विज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, ये बहुत आसान होते हैं, लेकिन मुफ्त के आपके नंबर भी होते हैं। इन्हें बल्ब देयर इज ए थिन वायर कार्ड, थिन वायर कार्ड, धीमे धीमे स्टेटा हम जिसके लेवल भी हार्ड करते जाएंगे, क्वेश्चन आपको कठिन वाले भी कराएंगे, ऐसा नहीं, अब हर रेंज के कराएंगे। इनमें बल्ब आप जानते हैं छात्रों एडिसन बल्ब की बात कर रहा है। ए थिन वायर इज ए कार्ड, यहाँ पे जो वायर होता है बल्ब के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार से एक जो है, इसको पूछ रहा है आपसे कि वो फिलामेंट होता है, कॉइल होता है, एलिमेंट होता है या फ्यूज वायर होता है। क्या होता है छात्रों यहाँ पे, वो फिलामेंट होता है, कॉइल होता है, एलिमेंट होता है। एलिमेंट जो यूज होता है छात्रों वो आपने प्रेस में देखा होगा, प्रेस में जो होता है वो एलिमेंट होता है। फ्यूज वायर का इस्तेमाल आपको पता है छात्रों कि घरों में विद्युत उपकरणों को शॉर्ट सर्किट से बचाने में करते हैं। कॉइल जो छात्रों होता है वो कॉइल जनरली आप जानते हैं उसकी भराई आर्मेचर या आपने जो है मोटर वगैरह में देखी होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें छात्रों तो फिलामेंट होना चाहिए, फिलामेंट जो कि बना होता है टंगस्टन का, एक ऐसा पदार्थ छात्रों जो कि हमने आपसे बताया भंगुर है, बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रिटिल होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ऊंचा तापमान ये सहन कर सकता है, लगभग 3115 डिग्री सेल्सियस तक पर जाकर ये मेल्ट होता है, पिघलता है। सबसे ज़्यादा भंगुर, सबसे ज़्यादा ताप को ये झेल सकने वाला। नाम इसका है वोल्फ्राम, इसका सिंबल जो होता है वो W होता है। अगला प्रश्न है जब बल्ब फ्यूज हो जाता है बिजली का करंट, व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज द इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है छात्रों। जब बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो जो विद्युत का प्रवाह है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सर्किट में बहती रहेगी विद्युत धारा, सर्किट में प्रवाह नहीं होगा, बल्ब फ्यूज हो जाने पर कभी कभी बहती और कभी कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप सब जान रहे हैं कि अगर जो तार टूट जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो आगे सर्किट में बल्ब जो है लाइट आगे पास नहीं करेगी, यानी उसके अंदर पोलरिटी को मेंटेन नहीं करेगी छात्रों, क्योंकि उसका तार जो है मेल्ट होकर गिर चुका है टंगस्टन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्किट में प्रवाह नहीं करेगी, डज नॉट फ्लो इन द सर्किट बिकॉज वायर और फिलामेंट आर डैमेज। ठीक है छात्रों, अब डैमेज किस लिए हुआ तो आप जान ही सकते हैं। कभी कभी आप लोग फटाफट लाइट पे हाथ मारते हैं, या अभी जल रहा था फिर आपने बंद कर दिया, फिर कोई आया खट से फिर उस पर हाथ मारा, जैसे मारते हैं तुरंत वो फ्यूज हो जाएगा, तेज रोशनी निकलेगी, बल्ब आपका खराब हो चुका। 19वां प्रश्न कहता है प्रज्वलित हुआ बल्ब किस वजह से गर्म होता है। कितना बढ़िया सवाल है कि ग्लोइंग बल्ब बिकम वार्म ड्यू टू, छात्रों ये कौन सा प्रभाव है, विद्युत प्रभाव का ताप प्रभाव, यानी आपने करंट दिया और वो गर्म हो गया।
दूसरा कह रहा विद्युत प्रवाह तथा चुंबकीय प्रवाह भी है, तीसरा कह रहा विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव भी है, और चौथा विद्युत प्रवाह का भौतिक प्रभाव। तो छात्रों आपको पता है जो एडिसन बल्ब होते हैं अब तो बिल्कुल ना के बराबर मार्केट में आपको दिखेंगे नहीं, वो इतने गर्म हो जाते हैं कि लोग समोसे वगैरह को भी गर्म रखते हैं, पेटीज की दुकान वाले पेटीज गर्म करते हैं, चूजे वगैरह जो पालते हैं वो लोग गर्म रखते हैं, यहाँ तक आपने देखा होगा बुक्स के जो A4 शीट के बंडल होते हैं उनको भी नमी से बचाने के लिए बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। बचपन में आपने सुना होगा कि लोग ओडोमास की टिकिया आती थी गुड नाइट की, लोग बल्ब पे रख देते थे और वो गर्म होकर जो है बिल्कुल वो अपना पूरा फुल वही काम करती थी जो मशीन काम करती, तो इसको जुगाड़ भी हम लोग कहते हैं। तो छात्रों क्या है कि विद्युत प्रवाह जाती जरूर है लेकिन उसमें थर्मल इमिशन के यानी कि हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर आपको साफ जाहिर होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट छात्रों नॉट मैग्नेटिक है, ना इसके अंदर ना ही हम केमिकल के बारे में बात करेंगे ना ही फिजिकल के बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा का इस्तेमाल कर इसमें जो है ऊंचा प्रतिरोध रहता है, ठीक है। इसमें टंगस्टन जो होता है फिलामेंट होता है वो हीटअप होता है, जिससे कि तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है छात्रों कि आप कह सकते हैं कि 2000 डिग्री सेल्सियस पर ये पहुंच जाता है। हीट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलती है लाइट एनर्जी के साथ साथ। इसलिए बल्ब को हम लोग अच्छा ना समझ के अब हम लोग ने LED पर पहुंच गए हैं। पहले CFL आया, CFL ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के बाद CFL है, CFL के बाद LED आया, फिर उसके बाद आपको पता ही छात्रों कि इस वक्त LED का जो है ज़माना चल रहा है, लाइट इमिटिंग डायोड, इसलिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है छात्रों 20वां, एक विद्युत आयरन का एक उदाहरण है। इलेक्ट्रिक आयरन जिसे हम प्रेस कहते हैं, इस्त्री कहते हैं, वो एक उदाहरण हो सकता है। विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव, विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव, विद्युत प्रवाह का भौतिक प्रभाव। छात्रों आपको पता है उसमें एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट बोलते हैं, उसके ऊपर तार लिपटे होते हैं नाइक्रोम के, और जो शीट होती है वो माइका अभ्रक की होती है। इसलिए अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 20 का वो ऑप्शन ए होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। जब वो शीट गर्म होती है माइका की छात्रों बिल्कुल लाल हो जाती है और वो नीचे रखी हुई आयरन की प्लेट को गर्म करती है। ये जो आयरन प्लेट है छात्रों, ये नीचे वाला देख रहे हैं, ये गर्म होती है जिससे आपके कपड़े वगैरह प्रेस हो जाते हैं। तो एलिमेंट जो होता है बना होता है दो पदार्थ से, अभ्रक जिसमें माइका की शीट होती है चमचमाती हुई, फॉइल होती है, और उस पर तार लपटे होते हैं, उसको नाइक्रोम बोलते हैं, और नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल हीटर में भी हम लोग छात्रों करते हैं। तो आज यहाँ पर हम लोगों ने ये 20 प्रश्न और उत्तर कराएं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह छात्रों जुड़े रहिएगा, दिन पर दिन हम बढ़ोतरी करेंगे, प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा देंगे। इसके अंदर कोई चीज़ हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और हम लोग जल्द ही इसका जो है पार्ट 2 यानी कि 02 शुरुआत करेंगे। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, थैंक यू।